श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य और उस समय की कालगणना को लेकर विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा एक शोध पत्र मंगवाया गया था। वो कैसे मंगवाया गया था उसका मैं आपको बताता हूँ। ये पत्र है, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, स्वराज संस्थान, संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, क्रमांक 55, मविशो 2022, उज्जैन 19 मई 2022, प्रति पंडित भागीरथ जोशी, पंचांगकर्ता, नीमच, मध्य प्रदेश। विषय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 19 से 21 जून 2022। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली तथा मालवा प्रांत इकाई विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की सहभागिता में 19 से 21 जून 2022 को त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी विक्रम संवत प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य युगीन बृहत् भारत विषय पर विक्रम कीर्ति मंदिर उज्जैन में आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में संवत प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य के पुरातात्विक साक्ष्य, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, गाथा एवं किंवदंतियाँ, बृहत्तर भारत शासन प्रबंधन, कालगणना एवं संवत प्रवर्तन विविध विषयों पर चर्चा होगी। आपसे अनुरोध है कि संवत प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य युगीन कालगणना एवं संवत प्रवर्तन विषय पर शोध पत्र का वाचन करें एवं साथ ही शोध पत्र की एक प्रति कार्यालय के ईमेल विक्रमादित्य शोधपीठ @gmail.com पर 10 जून 22 तक प्रस्तुत करें। ये शोध पत्र वहाँ भेज दिया गया। व्याख्यान के लिए मानदेय स्वरूप 5000 सहर्ष प्रदान किए जाएंगे। यात्रा व्यय और स्थानीय आतिथ्य हमारे द्वारा सहज ही वहन किया जाएगा। यात्रा व्यय का भी कहा गया था। कृपया अपनी सहमति से अवगत कराने का अनुरोध करें ताकि कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके। आदर सहित। देखिए, इस पत्र के पालन में मेरे द्वारा शोध पत्र तैयार किया गया, जो आपके लिए भी शायद संग्रहणीय हो सके या कोई लाभ मिल सके, इस दृष्टि से मैं आपको ये पूरा शोध पत्र बताता हूँ। चूँकि मेरे लिए एक समस्या ये रही है कि वर्तमान समय में चुनाव का समय चल रहा है और मुझे इस समय कर्तव्य पर रहना होता है। अर्थात कल मेरा प्रशिक्षण आ चुका है पंचायत चुनाव का, इसलिए मुझे प्रशिक्षण में रहना पड़ेगा। तो मैं वहाँ उपस्थित रहकर शोध पत्र नहीं पढ़ पाया, केवल वहाँ प्रस्तुत कर दिया गया है। तो देखिए, शोध पत्र विषय संवत प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य युगीन कालगणना संवत प्रवर्तन। प्रस्तावना। आप कहेंगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने शोध पत्र स्वयं ने लिखा है, इसलिए मैं ये पढ़ के आपको बता रहा हूँ, शायद आपको लाभ मिले। भारतीय इतिहास महान राजाओं की गाथाओं से भरा पड़ा है। भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो कि मृत्यु लोक से सीधे स्वर्ग लोक एवं अन्य लोकों में बिना किसी बाधा के भ्रमण किया करते थे। ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, नरक लोक, जैसा कि नासिकेतोपाख्यान में आया है कि नचिकेता पिता के आगे से सशरीर नरक, स्वर्ग आदि देखकर आए थे। ऐसे ही एक राजा विक्रमादित्य हुए, इनके पास नवग्रह अपना न्याय करवाने आए थे। इससे यह कह सकते हैं कि भारतीय भूमि वीरों, संतों एवं विद्वानों की जन्मस्थली रही है। अब राजा विक्रमादित्य जी का जन्म। अब राजा विक्रमादित्य के जन्म के संबंध में हम चर्चा करेंगे। महेंद्रादित्य को पुत्र प्राप्ति के लिए विविध प्रकार की तपस्या एवं व्रत करने पड़े थे। महेंद्रादित्य की पुत्र की अभिलाषा तथा देवताओं का शिव के यहाँ पहुँचना एक ही समय हुआ। महेंद्रादित्य ने शिव जी से पुत्र प्राप्ति की इच्छा की एवं देवताओं ने भी पृथ्वी पर से सनातन धर्म के उद्धार की प्रार्थना की। तब शिवजी ने देवताओं को संतुष्ट कर भेजा कि शीघ्र ही मैं धर्मोद्धार का कार्य करूंगा। राजा महेंद्रादित्य को भी आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र होगा। इसके बाद शिवजी ने पार्वती के पास बैठे हुए अपने गण माल्यवंत से कहा कि वत्स, मृत्युलोक में जाकर राजा महेंद्रादित्य के घर वीर पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करो। शिवजी की आज्ञा पाकर माल्यवंत नामक गण ने महेंद्रादित्य के पुत्र के रूप में कलियुगाब्द 3000 में वैशाख शुक्ल पक्ष 2 बीज गुरुवार को
अर्थात विक्रम कलियुग के 3000 साल बीत चुके थे और 3001 वर्ष था उसके वैशाख शुक्ल पक्ष बीज गुरुवार को मध्याह्न काल में कर्क लग्न में जन्म ग्रहण किया। यही बड़े होकर विक्रमादित्य कहलाए। यह भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि हुए। माता पिता, इनके माता पिता के संबंध में जानकारी है। विक्रमादित्य जी के पिताजी का नाम महेंद्रादित्य था एवं माता का नाम सौम्य दर्शना था, परंतु ग्रंथ भेद से देखें तो पिता का नाम गर्दबिल, गंधर्वसेन, गर्दभ वेशधारी, गधर्व एवं माता का नाम वीरमती, मदन रेखा भी आया है। भाई में 2 नाम आते हैं, शंख एवं भर्तृहरि, परंतु इनमें भी अधिकांश भर्तृहरि को ही मानते हैं। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार प्रियंगु मंजरी नाम की एक बहन का उल्लेख भी आया है। इनके कुल 7 पत्नियां थी, इनमें से 2 मुख्य थी, मलयावती और मदन लेखा। ये 2 जो पत्नियां इनके मुख्य थी, कुल 7 पत्नियां थी। विक्रमादित्य काल्पनिक चरित्र, लोग कहते हैं विक्रमादित्य एक काल्पनिक चरित्र हैं। कहते हैं कि विक्रमोपाधि धारी हैं। तो देखिए, कोई भी किसी नाम का पुरस्कार किसी को दिया जाता है, किसी भी पद से सम्मानित किया जाता है, तो पहले उस नाम का व्यक्ति होता है, उसके बाद ही उसको अगले व्यक्ति को वो पदवी से सम्मानित किया जाता है। तो लोग कहते हैं कुछ विदेशी लेखक कि ये तो फलाने व्यक्ति ने पद धारण किया था विक्रम नाम का, ये फलाने व्यक्ति ने विक्रम नाम का पद धारण किया था, परंतु ये सब पद धारण करने वाले थे, उपाधि धारण करने वाले थे। उपाधि क्यों धारण की थी कि पूर्व में हमारे इस प्रकार के पराक्रमी राजा हुए थे और वैसा ही पराक्रमी कोई कार्य अन्य व्यक्ति ने किया, तब वो विक्रमोपाधि से मतलब विभूषित हुए। विक्रमोपाधि से विभूषित होने का अर्थ यह नहीं कि वे भी विक्रमादित्य नाम के राजा हो गए, उनको सिर्फ उपाधि से सम्मानित किया गया था, बाकी जो है विक्रमादित्य तो एक ही हुए थे। भारतीय ग्रंथ जैसे वेद एवं पुराण प्रामाणिक ग्रंथ हैं। जब हम इनको समझ नहीं पाते हैं तो काल्पनिक कह देते हैं। सबसे पहले आकाश में उड़ने के लिए पुष्पक विमान का वर्णन रामायण में प्राप्त होता है, परंतु जब तक हमने वायुयान नहीं बना लिया तब तक हम पुष्पक विमान को काल्पनिक ही कहा करते थे। इसी प्रकार से हमारे पास पौराणिक साक्ष्य हैं, परंतु विदेशी लेखकों को कुछ तथ्य नहीं मिले तो उन्होंने विक्रमादित्य जी को काल्पनिक बता दिया। हम भी उनका अनुसरण करते हुए यही स्वीकार कर चुके हैं कि विक्रमादित्य जी एक काल्पनिक चरित्र हैं। शास्त्रों में लिखा है कि उज्जैन में महाराज विक्रमादित्य जी का जन्म हुआ है, तो उसके प्रमाण के रूप में उज्जैन में हरसिद्धि माता के पास विक्रमादित्य जी की मूर्ति है। वहीं पास में विक्रमादित्य जी का सिंहासन भी माना जाता है। उनके भाई का नाम भर्तृहरि आता है, जो राजा भर्तृहरि जी की गुफा भी हैं। शनि महाराज की कथा में भी आया है कि राजा विक्रमादित्य जी के हाथ पैर कटवा दिए गए थे। भविष्य पुराण में इनके जन्म एवं 32 पुतलियों का विवरण, बेताल की सिद्धि का विवरण आदि आते हैं। निम्न ग्रंथों में विक्रमादित्य जी का विवरण आया है। ज्योतिर्विदाभरण, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, प्रभावक चरित्र, भविष्य पुराण, द्वात्रिंशत पुत्तलिका, लोकप्रिय कथाएं, शनिश्चर कथा, बृहत संहिता, श्रीमद्भागवत पुराण। विक्रम विश्वविद्यालय विक्रमादित्य के नाम के आधार पर ही चलता है। दुख की बात यह है कि जिस भारत में भगवान राम की जन्मतिथि रामनवमी का सभी को सार्वजनिक अवकाश रहता है, परंतु जब भगवान राम पर चर्चा की जाती है तो हम उनको भी काल्पनिक कह देते हैं। उपरोक्त 10 प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि विक्रमादित्य नाम के राजा काल्पनिक नहीं, वास्तविकता में उज्जैन में हुए थे। सभी एक मत से कालिदास को स्वीकार करते हैं कि कालिदास जी बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं और उनके द्वारा कई ग्रंथों की रचना की गई है, तो हमको उनके ग्रंथों में आए विवरण को सत्य मानकर विक्रमादित्य थे यह स्वीकारना ही पड़ेगा। कुछ विद्वान भाषा शैली के आधार पर प्राचीन को अर्वाचीन ठहराने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है और भाषा शैली में बदलाव आता है, वैसे ही नए लेखक प्राचीन भाषा के स्थान पर वर्तमान की भाषा में ग्रंथों की रचना करते हैं। इससे भाषा शैली के आधार पर किसी भी महापुरुष के जन्म से संबंधित जानकारी वास्तविक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती है। विक्रमादित्य की सभा के नवरत्न पर चर्चा करते हैं।
विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जो कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक एक कला में निपुण था। उनके नाम इस प्रकार से हैं: धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, गट खरपर, कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि। ये 9 इनके नवरत्न थे। विक्रमादित्य कालीन काल गणना। वैसे विक्रमादित्य कालीन काल गणना पर चर्चा करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वराहमिहिर इनके समकालीन थे, उनके नवरत्नों में एक थे। तो वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी थी, मतलब 5 सिद्धांतों पर उनने चर्चा करी थी, जिनमें सूर्य सिद्धांत थे, पितामह सिद्धांत थे, ऐसे सिद्धांत हैं। जब इन सिद्धांतों पर चर्चा वहाँ की उनने की थी वराहमिहिर ने, तो वैसे ही सूर्य सिद्धांत को जब देखें, हम इन पंच सिद्धांतिका को देखें तो अहरगण साधन, मध्यम ग्रह साधन, स्पष्ट ग्रह साधन, फिर इसमें आता है कि 2 तारा, 3 तारा और अलग अलग तारा साधन का गणित आता है। अर्थात एक तो सूर्य केंद्रिक ग्रह स्पष्ट करना, फिर पृथ्वी केंद्रिक करना, भूकेंद्रिक। तो 2 संस्कार, जैसे सूर्य और चंद्र, इनमें तो केवल मंदफल का संस्कार ही होता है, परंतु बाकी जो ग्रह बचते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें मंद फल संस्कार होता है। उसके बाद शीघ्र फल संस्कार होता है। मंद फल संस्कार से ये सूर्य केंद्रिक होते हैं और शीघ्र फल संस्कार से ये भू केंद्रिक हो जाते हैं, इसलिए इनमें ये संस्कार और किए गए। उसके बाद नतांश, उन्नतांश, आपका दूसरा ले लेते हैं त्रिकोणमिति जानकारी पूरी, आपका नत और उन्नत के साथ ही नति आदि, ग्रहण में नति संस्कार होता है, याम्योत्तर संस्कार और पूर्व पश्चिम का संस्कार, वो 2। तो इन संस्कारों का वहाँ वर्णन किया गया था। ग्रहण का गणित पूरा आता है। इसके बाद लोप दर्शन, ग्रहों के उदय अस्त, सूर्य चंद्र के उदय अस्त, चंद्र का लोप दर्शन, इतनी बातें आती है। सभी ग्रहों की क्रांति, शर, इतनी सारी गणित थी। तो उसके बाद गणित में बचता क्या है? त्रिकोणमिति आ जाती है, ग्रह गणित आ जाती है, तो बाकी तो जोड़, गुणा, घटावा, भाग वगैरह, वर्गमूल सब आ जाता है इसमें। तो ये सारी गणनाएं उस समय प्रचलित थी। तो देखिए, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में वराहमिहिर का नाम आता है, और वराहमिहिर के द्वारा बृहत जातक, बृहत संहिता, बृहत पंच सिद्धांतिका, पोलिस सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, त्रिकोणमिति के सूत्र आदि विधाएं उस समय प्रचलित थी। परंतु कुछ वराहमिहिर का जन्म सन 505 ईस्वी बताते हैं, इससे ये कालगणना उनके समय की नहीं कह सकते हैं। परंतु वराहमिहिर एवं विक्रमादित्य समकालीन थे, तो पंचांग गणित उस समय भी चला करता था। यदि हम वराहमिहिर को विक्रमादित्य के समकालीन नहीं मानते हैं, तो भी कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तकें और भी लिखी गई जिनमें पूर्व कालामृत एवं उत्तर कालामृत हैं, इनमें ग्रहों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। अर्थात उस समय पंचांग एवं ग्रह गणित का संपूर्ण ज्ञान उस समय के विद्वानों को था, क्योंकि बिना पंचांग के जन्म पत्रिका का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यदि कालिदास जी के द्वारा जातक फलित के ग्रंथ लिखे गए, तो उस समय पंचांग की गणना भी निश्चित रूप से चला करती थी। अगर वराहमिहिर को आप आधुनिक मान लेते हैं, आधुनिक का अर्थ है 505 वर्ष बाद, मतलब लगभग 600 साल बाद जन्मे वे, तो हम कालिदास जी उनके समकालीन थे विक्रमादित्य जी के, और उनने उत्तर कालामृत, पूर्व कालामृत आदि की रचना की, और उसमें जातक फलित हैं। तो जहाँ तक पंचांग नहीं होगा, वहाँ तक जातक फलित कैसे आएगा? अर्थात उनके समय में भी पंचांग चला करते थे और ये सारी गणित हुआ करती थी। संवत का प्रवर्तन
पश्चिम में सौराष्ट्र से शकों का आक्रमण हुआ। उस समय विक्रमादित्य के पिता महेंद्रादित्य निश्चिंत थे, उन्हें अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, परंतु सौराष्ट्र शकों द्वारा जीत लिया गया एवं वहां रहकर उनके द्वारा शक्ति का संचय किया गया। शक्ति संचय करके महेंद्रादित्य के राज्य पर भी शकों द्वारा हमला कर दिया गया। महेंद्रादित्य बड़ी ही वीरता के साथ लड़े, परंतु सैनिक शक्ति कमजोर होने के कारण उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा एवं उज्जैन छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ पर महेंद्रादित्य एवं विक्रमादित्य दोनों ही बिखर गए, परंतु विक्रमादित्य हार मानने वाले नहीं थे। उनके द्वारा पुनः शक्ति का संग्रह किया गया एवं शकों को परास्त कर दिया गया। देश के बहुरंगी इतिहास में शकों की पराजय एक ऐतिहासिक महत्व की घटना थी। विदेशी शकों ने अत्याचारपूर्ण शासन से देश मुक्त हो गया, अर्थात उनके अत्याचारपूर्ण शासन से देश मुक्त हो गया। इस सफलता का श्रेय कई गणराज्यों के सम्मिलित प्रयास को जाता है, जिससे मालवों ने प्रमुख रूप से भाग लिया था। विक्रमादित्य को शकों पर विजय के कारण शकारी की उपाधि मिली। इस घटना ने देश में शांति तथा समृद्धि के युग का आरंभ किया, जिसे अलंकारिक भाषा में कृत कहा गया। भारतीय इतिहास की इस राष्ट्रीय महत्व की घटना की स्मृति में एक संवत की स्थापना पर विचार किया गया। प्राचीन समय में एक नियम था कि संवत का प्रवर्तन वही व्यक्ति कर सकता है जो कि संपूर्ण जनता को कर्ज मुक्त कर दे। विक्रमादित्य के द्वारा संपूर्ण जनता को कर्ज मुक्त किया गया एवं शकों की पराजय के उपलक्ष्य में संवत का प्रवर्तन किया गया। पूर्व समय में इस संवत का नाम कृत था, जो कि बाद में मालवगण संवत, मालवों का संवत, मालवेशों का संवत कहलाया। अंततो गत्वा नवीं शती के मध्य में इस संवत को विक्रम संवत या राजा विक्रम संवत कहा जाने लगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि संवत की स्थापना का प्रमुख उत्तरदायित्व विक्रमादित्य को ही था। सभी लोकप्रिय तथा जैन अनुश्रुतियां इस बात पर सहमत हैं। कालकाचार्य कथा के अनुसार विक्रमादित्य ने एक उच्च तथा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के पश्चात पृथ्वी को भार मुक्त करके अपना संवत चलाया। वर्तमान ज्योतिषी की परंपरा विक्रमादित्य को भारतीय संवत्सरों के संस्थापकों की श्रेणी में रखती हैं। देखिए, हम जब विक्रमादित्य का संवत मानते हैं तो शकों को पराजित करके विक्रमादित्य जी ने विक्रम संवत चलाया था, परंतु पुनः राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद शकों ने भारत के या मालवा के राजाओं को परास्त किया और परास्त करने के बाद पुनश्च उनने उस विजय में शक संवत की स्थापना की, जिसे शक संवत के नाम से जानते हैं। और वो 135 वर्ष के बाद चला, क्योंकि 135 वर्ष तो तक राजा विक्रमादित्य की बड़ी धाक जमी हुई थी और कोई भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला नहीं था। पर उस समय 135 साल बाद जब शकों ने पुनः हमारे मालवा पर विजय प्राप्त की, भारत पर विजय प्राप्त की, तो उनने शक संवत का प्रवर्तन किया, उनने शक संवत को प्रचलित किया। तो देखिए, यदि हम शक संवत को मानते हैं तो ये हमारी हार का प्रतीक है, और विक्रमादित्य का संवत जो है वो हमारी जीत का प्रतीक है। तो हम क्यों शक संवत को माने और क्यों अपने आप को कमजोर सिद्ध करें? हमारे जो राजा विक्रमादित्य हुए हैं, जिनने शकों को परास्त करके अपना संवत चलाया, क्यों न उसको माना जावे। इतिहास एवं विक्रम संवत। वास्तव में विक्रम संवत भारतवर्ष की एक सजीव संस्था है। सारे देश में वह जीवित प्रचलित हैं, सर्वत्र उसी से गणना की जाती है। 2022 वर्ष पूर्ण कर लेने पर भी ईस्वी सन विक्रम संवत के अस्तित्व और मयुग को विनष्ट न कर सका। सतत 2079 वर्ष की यात्रा करता हुआ वह कालजयी बना हुआ है। भगवद गीता और मेघदूत की तरह भारत में ही नहीं, विश्व में अपना स्थान अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। जिन कारणों से संवत्सर प्रणेता शकारी विक्रमादित्य ने विक्रम नाम के साथ अपने संवत की प्रतिष्ठा की थी, वे कारण थे शकों का पराभव, विदेशियों का निवारण, भारतीय संस्कृति का उद्धार एवं संरक्षण आदि। वस्तुतः शकों की वह पराजय भविष्य के लिए भारतीय स्वतंत्रता की प्रतीक ही बन गई। जब हम विक्रम संवत अथवा विक्रम पदधारी किसी व्यक्ति का स्मरण करते हैं तो हम ऐसे ही इतिव्रत का स्मरण करते हैं, जिसने भारतवर्ष की पद दलित राष्ट्रीय स्वतंत्रता का पुनरुद्धार किया था। आश्चर्य की बात है कि जिस पुनीत कार्य की पूर्ति को 2079 वर्ष का समय हो चुका है, उसके व्यक्तित्व के निर्णय करने में इतिहासवेत्ता विफल हो रहे हैं। शालिवाहन ने अपनी
उपाधि को विक्रमोपाधि से विभिन्न प्रकट करने के लिए विषमशील विक्रम के रूप में ग्रहण किया था। शालिवाहन समय को भी शक शालिवाहन कहा जाता है, केवल संवत नहीं, जबकि विक्रम संवत केवल संवत शब्द से ही मुँह परिचित हैं। यह भी ध्यान रखने की बात है कि शालिवाहन के समय में शक इसलिए रखा गया था कि वह काल शक काल है, अन्य संवत से उसकी विभिन्नता प्रतीत हो, संवत की एकता का संदेह उत्पन्न न हो। विक्रमादित्य को चाहे उनका व्यक्तित्व कुछ भी रहा हो, वे अंशावतार के रूप में या एक धार्मिक अथवा श्रद्धा संवेद भक्त राजा के रूप में चित्रित होते। जैन साहित्य में विक्रमादित्य उनके संवत संस्थापक के संबंध में यथेष्ट विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। वह सारा ही विक्रम की प्रशंसा से पूर्ण है। अकेले जैन साहित्य में 44 से अधिक पुस्तकें विक्रमादित्य की विशेषता, कथा, किंवदंतियों से भरी हुई हैं। यदि विक्रम संवत किसी धार्मिक उत्पीड़न का स्मारक रहा होता अथवा किसी सांप्रदायिक अत्याचारी से उसके संस्थापक का संबंध होता तो अवश्य ही जैन साहित्य में ठीक विपरीत वर्णन प्राप्त होता, किंतु जैन साहित्य में जिस उदारता और श्लाघा से विक्रम का उल्लेख हुआ है, उससे यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि विक्रम संवत सर्वथा निर्दोष एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक विषय है। उसकी स्थापना का संबंध ऐसे ही व्यक्ति से है जो धार्मिक सांप्रदायिक द्वेष भाव से रहित, पक्षपात से पृथक, न्यायपरायण, उदार, प्रजाप्रिय तथा सार्वजनिक सम्मान भाजन व्यक्ति विशेष हैं। दिगंबर जैन विद्वान नेमिचंद ने अपने तिलोपसार में कल्कि का जन्म 1000 वीर निर्माण संवत में लिखा है, जो 395 शक अथवा 430 विक्रम संवत के सामयिक होता है। सारांश यह है कि जैन ग्रंथ जिस किसी भी जैनोत्पीड़क नरेश का उल्लेख कल्कि के नाम से करते हैं वह निर्विवाद विक्रम संवत के बाद का ही है। वह पुष्यमित्र संभव नहीं होगा, न वह धार्मिक किसी विषय से संबंधित संवत ही है। मंदसौर दसपुर से प्राप्त संवत 461 के लेख में इस विक्रम संवत को कृत संज्ञा से ज्ञापित किया गया है। इसी तरह नगरी माध्यमिक नगरी के शिलालेख में जो अजमेर के संग्रहालय में है, संवत 401 को भी कृत शब्द से ही सूचित किया गया है। मंदसौर से ही प्रथम कुमार गुप्त के समय में लिखे गए संवत 493 के शिलालेख में इसका नाम विशेष न देकर ऐसे पदों का प्रयोग किया गया है कि जिससे संवत के आरंभ होने का इतिवृत्त प्रकट होता है, अर्थात मालवाना गण स्थित्या और वहीं से प्राप्त यशोधर्मन कालीन उत्कीर्ण शिलालेख में भी उसी घटना का उल्लेख है। मालव गण स्थिति वशात इन शब्दों का स्पष्ट अर्थ होता है मालवों के गण संघ की स्थिति से तथा उस घटना काल से गिना जाने वाला संवत। इसी प्रकार कोटा के निकट शिव मंदिर में लगे हुए एक शिलालेख में संवत 795 के में मालवेशों का संवत्सर कहा गया है। इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर फ्लीट के गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के पृष्ठ 243 पर इस संवत का उल्लेख संवत 426 का भी है और पृष्ठ 74 पर संवत 480 का भी है। दोनों स्थानों पर कृत उत्कीर्ण किया गया है। शुंभ नरेश पुष्यमित्र के संबंध में कल्पित बोधोत्पीड़क कहानी और उसके 2 अश्वमेध यज्ञों से कृत की कुटिल कल्पना पर विक्रम संवत को धार्मिक बतलाने का प्रपंच व्यर्थ एवं भ्रामक ही है। विक्रम संवत का शुंग वंश से संबंध जुड़ाया नहीं जा सकता है। गर्दबिल की चर्चा करते समय कुछ विवेचन की आवश्यकता है। आईने अकबरी में विक्रमादित्य को गंधर्व सेन की उत्तराधिकारी कहा गया है। कुछ विद्वान शूद्रक और विक्रमादित्य को एक ही व्यक्ति बतलाते हैं। कई विद्वानों का विचार है कि विक्रमादित्य का निज नाम साहसाक था। जैन गाथाओं के अनुसार विक्रमादित्य स्वर्ण पुरुष था, उसे स्वर्ण बनाने की विद्या प्राप्त थी, इसी कारण उसने अपनी समस्त प्रजा को ऋण मुक्त कर दिया था। विक्रमादित्य के व्यक्तित्व में इन सभी बातों का समाधान प्राप्त होना चाहिए। इनसे भी अधिक यह भी आवश्यक है कि उनके नवरत्नों का भी सहयोग जुड़ना चाहिए। विक्रम संवत के कृत नाम को देखकर कुछ विद्वानों ने शकारी का नाम कृत होने की संभावना भी की है। संक्षेप में उन लोगों का यह विचार भी है कि मालव गण के विजयी व्यक्ति ने शकों को भारत से निकालकर बाहर किया था, इसलिए उसके नाम से यह संवत कृत ज्ञापित हुआ था। यह विचार सामान्यतः स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होती। कृत नाम मालव के इतिहास में नवीन नहीं है। कार्तवीर्यार्जुन का पिता भी कृत नामधारी था। इसमें थोड़ी सी साहित्यिक आपत्ति आती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति का नाम तद्धितांत या समासांत होने चाहिए। कृताब्द, कृत संवत्सर या कार्त्येषु आदि रूपों का प्रयोग देखने में नहीं आता। तथापि इस संवत को कृत नाम से अभिहित किए जाने का हेतु है
अब देखिए इस पूरे शोध पत्र का निष्कर्ष क्या निकलता है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। उज्जैन में महेंद्रादित्य नाम के राजा हुए हैं, विक्रमादित्य नाम के राजा उज्जैन में हुए हैं। ये दोनों बातें सिद्ध होती हैं। महेंद्रादित्य शकों से बुरी तरह पराजित हुए थे, अर्थात विक्रमादित्य जी के पिताजी शकों से बुरी तरह पराजित हो गए थे। विक्रमादित्य ने शकों को हराकर अपने पिता महेंद्रादित्य द्वारा खोया राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया और महेंद्रादित्य के द्वारा खोया गया राज्य फिर से प्राप्त कर लिया उन्होंने। दूसरा, शकों को परास्त करके संवत की स्थापना की, जिसे आज विक्रम संवत के नाम से हम जानते हैं। ईस्वी से 57 वर्ष पूर्व संवत की स्थापना विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत एवं गुजरात में कार्तिक से संवत बदलता है, जबकि उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से संवत बदलता है। आधार ग्रंथों की सूची है। मैंने ये शोध पत्र किन किन पुस्तकों को लेकर लिखा है। विक्रमादित्य संवत प्रवर्तक प्रकाशक चौखंबा विद्या भवन वाराणसी, एक लेखक राजबली पांडे MA डिलीट। नंबर 2 संवत प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य, प्रकाशक पांडुलिपि प्रकाशन E11/5, कृष्णनगर दिल्ली 110051, लेखक राजशेखर व्यास। तीसरा नंबर विक्रमादित्य की गौरव गाथा, प्रकाशक श्री तारक गुरु जैन ग्रंथालय, गुरु पुष्कर मार्ग उदयपुर 31/301, लेखक आचार्य श्री देवेंद्र मुनि। 4 नंबर शनिश्चर कथा, प्रकाशक जोशी पुस्तक भवन किशनगढ़ अजमेर 305802। 5 नंबर उत्तर कालामृत, प्रकाशक रंजन पब्लिकेशन 16 अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली 110002, रचयिता कवि कालिदास। 6 नंबर बृहत संहिता, प्रकाशक चौखंबा संस्कृत सीरीज वाराणसी, लेखक वराह मिहिर। अब देखिए शोध पत्र लेखक पंडित भागीरथ जोशी, 89 मतलब 89, आनंद विहार कॉलोनी नीमच मध्य प्रदेश, पिन 458441, मोबाइल 9826114030 और 9424066549। ये इस प्रकार मेरे द्वारा एक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया जो आपके लिए भी लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।